दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। दोस्तों आज डेट है 18 दिसंबर। देखें करंट अफेयर न्यूज़ में कौन-कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे करंट अफेयर, एनसीईआरटी के पैक वगैरह सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है? तो देखो सबसे पहले बात करेंगे नक्सलिज्म की। नक्सलिज्म है क्या, उसको एक बार बेसिक समझेंगे हम लोग, और इंडिया में कहाँ-कहाँ पे एक बार वो समझेंगे, और इसकी आइडियोलॉजी क्या होती है, मतलब लोग नक्सलवादी क्यों बन जाते हैं, है ना? और अभी रिसेंटली हुआ क्या है कि हम इसको न्यूज़ में पढ़ रहे हैं। तो एक-एक करके हम सारे फैक्ट्स को पढ़ लेंगे, ठीक है? तो अभी हमारे जो होम मिनिस्टर है अमित शाह जी ने क्या कहा है कि हम नक्सलिज्म को छत्तीसगढ़ से 2026 तक क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। 2026 तक हम क्या करने वाले हैं, नक्सलिज्म को पूरा खत्म कर देंगे, ठीक है? ये कहा। अब नक्सलिज्म होता क्या है, देखो नक्सलिज्म की अगर बात करें तो बेसिकली इनकी आइडियोलॉजी है जो लेफ्ट विंग के होते हैं, मतलब इनको मॉइस्ट आइडियोलॉजी है, ठीक है? तो ये लेफ्ट विंग के होते हैं। लेफ्ट विंग के भी मतलब एक एक्सट्रीमीज होते हैं। एक्सट्रीमीज का मतलब क्या होता है मैं समझाता हूँ। मतलब ये पूरा लेफ्टिस्ट होते हैं। देखो दो विचारधारा होती है, एक राइटिस्ट होती है और एक लेफ्टिस्ट होती है, और एक मिडिल में होती है, मध्यम मार्ग। गौतम बुद्ध ने क्या अपनाया था, मध्यम मार्ग अपनाया था, ठीक है? तो एक लोग होते हैं जो लेफ्ट साइड से चलते हैं, एक लोग होते हैं जो राइट साइड से चलते हैं। अगर आप इधर बैठोगे, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि इधर आपका लेफ्ट है, इधर राइट है। राइट विंग में बेसिकली, अच्छा लेफ्ट राइट में होता क्या है, मैं बेसिक सा अभी अंतर समझा देता हूँ तो थोड़ा सा आपको समझने में और आसानी हो जाएगी। देखो लेफ्ट विंग के लोग क्या सोचते हैं कि सब लोग समान हो, क्या हो, सब लोग इक्वल हो, है ना? राइट। सबके हित के बारे में सोचा जाता है, न कि किसी एक के हित में। राइट विंग में क्या होता है कि मतलब यहाँ पे बेसिकली कंपटीशन होता है, और बेसिकली कह सकते हो कि ओपन इकोनॉमी होती है, और जो जितना पैसा कमा सकता है कमा ले, है ना? लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। लेफ्टिस्ट में क्या होता है, अगर आपने बहुत पैसा कमाया तो आप दान करोगे, अपने से गरीबों को उठाओगे, बराबर में लाएंगे। गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है इसमें। इसमें भी गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, लेकिन कम होता है राइट विंग में। तो जैसे आप अमेरिका की इकोनॉमी देख लो, वहाँ पे बहुत ज्यादा अमीर है तो अमीर है, गरीब है तो गरीब है ना? ठीक है, जैसे इंडिया में भी देख लो, इंडिया पहले लेफ्टिस्ट हुआ करता, धीरे धीरे वो राइटिस्ट हो गया। ठीक है, आज के टाइम में अडानी अंबानी क्या है, बहुत पैसा है ना? इनके पास बहुत पैसा। और एक ऐसा भी पर्सन है जिसको खाने की रोटी नहीं है ना? तो ये लोग क्या है, एकदम एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट है। मतलब ये लोग चाहते हैं कि अगर एक एक के पास रोटी नहीं है और एक महलों में सो रहा है, ये गलत है इनके हिसाब से। ये है क्या है, गलत है। वैसे भी लॉजिकली देखो तो गलत है। इतनी भी गैप नहीं होनी चाहिए। अगर आप सपोज करो, आप अगर कार खरीद सकते हो, एक मर्सिडीज खरीद सकता है, इतना समझ में आता है कि चलो ठीक है ना? बट इसको खाने की रोटी नहीं है, आप मर्सिडीज में घूम रहे हो, तो ये क्या है, इनके हिसाब से गलत है। राइट। इस आइडियोलॉजी को लेके चलते हैं। प्लस ये लोग इतना उग्रवादी वगैरह है क्यों, इसका एक रीजन भी है, क्योंकि इनके एरिया में डेवलपमेंट नहीं हुआ है। और कौन, देखो ये कौन सा एरिया, सबसे पहले तो ये समझो, छत्तीसगढ़ पिछड़ा हुआ इलाका, झारखंड पिछड़ा हुआ, उड़ीसा पिछड़ा हुआ, बिहार पिछड़ा हुआ। पिछड़ा हुआ इन द सेंस, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे मेजर ऑफ द जो पोर्शन है, जो एरिया है, वो डेवलप नहीं है। आज भी कोसी के मतलब कहर झेलना पड़ता है बिहार को। आप अगर ये देखो, ये बिहार है, यहाँ पे देखो मैं रेड कलर से आउटलाइनिंग कर रहा हूँ। ये बिहार का आधा पर्सन, आधा पार्ट जो साउथ का है, वो आपको वो तो मिलेगा कि एकदम डेवलप्ड है, डेवलप्ड इन द सेंस ठीक ठाक है ना? बट इससे जस्ट अपोजिट आप नॉर्थ बिहार में चले जाओ, तो वहां पे हालत आपको एक दो, आप जिले छोड़ दे, राइट, तो आपको लगभग लगभग सब में देखेंगे कि आपको बहुत गरीबी है ना? लोग वहां से काम करने के लिए यूपी जाते हैं। कुछ लोग ज्यादातर देखोगे तो दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, अलग अलग आपको हर जगह मतलब यूपी और बिहार के लोग आपको हर जगह मिल जाएंगे। लोग आज के टाइम पे यूपी की इमेज बहुत बढ़िया मतलब दिखाते हैं, बट यूपी की हालत भी लगभग बिहार की जैसे ही है ना? ऐसा नहीं कि यूपी बहुत डेवलप कर गया। हाँ, यूपी का जो दिल्ली से लगा हुआ राज्य है वो कुछ डेवलप किया हुआ है, कुछ बनारस डेवलप किया हुआ है, कुछ कानपुर और कुछ लखनऊ के आसपास का एरिया है। बट पूरा यूपी की भी देखोगे तो यूपी में भी हालत बहुत बढ़िया नहीं है। बट हम अभी बात किसी कर रहे हैं, हम अभी बात कर रहे हैं कि जो नक्सलिज्म एरिया वाला है वो कौन सा। तो अगर आप इस मैप के साथ कंपेयर करोगे, मैं यहाँ पे बिहार का वो हटाता हूँ, तो अगर इन दोनों मैप को आप एक साथ कंपेयर करोगे तो आप पाओगे कौन कौन सा एरिया इसका बेसिकली नक्सलाइड है। देखो, आप देखोगे ये पूरा झारखंड आ जाता है, यहाँ पे पूरा झारखंड आएगा, कुछ बिहार का पार्ट भी है, इसमें बिहार भी आ जाता है, राइट। इससे नीचे आओगे तो छत्तीसगढ़ उड़ीसा, आप देखो ये छत्तीसगढ़ उड़ीसा का पार्ट आ जाता है। कुछ तेलंगाना तक भी आ जाता है, थोड़ा तेलंगाना आंध्रा का एरिया भी आ जाता है, तो ये पूरे नक्सलाइड एरिया में आ जाते हैं, ठीक है? अब नक्सलाइड लोग चाहते क्या है, मतलब ये अपनी देखो, ये लोग डरते हैं कि हमारे, अगर ये लोग हमारे यहाँ इंटर कर जाएंगे तो हमारी क्या करेंगे, कल्चर खराब कर देंगे, ठीक है? आप याद रखो कि अगर इंडिया के जो डेवलप्ड सिटीज में रेप के केसेस अगर 10 हो रहे हैं, तो नक्सलाइड एरिया में समझ लो एक के भी होने के चांसेस बहुत रेयर हो जाते हैं, है ना? जैसे लोग आदिवासियों को कहते हैं कि बहुत खराब है ना, बहुत पिछड़े हुए, अंडमान निकोबार में चले जाओ, वहाँ पे रेप केसेस नहीं होते। अब आप कहोगे सर आप जाके देख रहे हो क्या, नहीं होते वहाँ पे। वहाँ पे सोचो तो नग्न लोग रहते हैं, है ना? सेंट्रलीज वगैरह ये लोग नग्न रहते हैं। सेंट्रलीज अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो सेंट्रलीज जो आदिवासी है वो नग्न रहते हैं।
सोच लो, नग्न रहते फिर भी उनके यहाँ ये सब केसेस नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हम अपने आप को समझदार डेवलप करते हैं, रेप के केसेस होते हैं, राइट। तो इनकी भी एक विचारधारा ये है कि यहाँ पे अगर लोग इंटर करेंगे तो हमारे कल्चर, हमारी जो चीज़ें बची हुई वो खत्म हो जाएगी। बट गवर्नमेंट का ये है कि आज तक गवर्नमेंट ने उनके लिए कुछ बढ़िया किया भी नहीं है। उसका रीजन है, किया तो है लेकिन हुआ नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो रोड बनने के लिए पैसे आए, ठीक है, तो वहाँ का जो ग्राम प्रधान रहेगा या फिर मुखिया रहेगा, उसके अलावा जो बड़े अधिकारी से रहेंगे, वो लोग सारा मतलब अगर मान लो 10 करोड़ रुपए आया है तो ये लोग 9 करोड़ तो ऐसे ही खा जाएंगे, बैठे बैठे 9 करोड़ खा जाएंगे, रोड बन गया है। रोड बनाने के नाम पे क्या करेंगे? बस रोड को छील छाल के, मतलब बेसिकली उसकी मिट्टी वगैरह हटा के नॉर्मल कर देंगे, साइड वाइड में कुछ ईंटे उटे लगा देंगे थोड़ा मोड़ा, और कहेंगे कि पक्की रोड बन गई है। पक्की इन द सेंस जो तारकोल वगैरह से रोड बनता है वो दिखा देंगे इससे बन गई, लेकिन एक्चुअली वो बना नहीं रहेगा, है ना। तो आप 10 करोड़ रुपए आए रोड बनाने के लिए, आपने क्या कि 9 करोड़ तो सीधे सीधे खा गए, और जो 1 करोड़ बचा उसमें भी 10 लाख के आसपास लगाए, 90 लाख रुपए नीचे के लोग ग्राम प्रधान वगैरह मिलकर खा लिए। तो वहाँ डेवलपमेंट हो भी नहीं पाया, और एजुकेशन ये सबसे कटे हुए थे। जब तक उनको एजुकेशन में नहीं, सेक्टर में नहीं जोड़ोगे, जब तक उनको रोजगार नहीं दोगे, जब तक टेक्नोलॉजी नहीं लाओगे, तब तक आप क्या कर सकते हो, इनको मुख्यधारा में जोड़ना बहुत मुश्किल वाला काम हो जाएगा। कहने के लिए आसान है कि नहीं, उनसे बात करके कर देते हैं, बट उनको कैसे करोगे आप? सबसे पहली बात यह है कि आपको एजुकेशन देना पड़ेगा, हेल्थ के लिए अच्छी फैसिलिटीज देनी पड़ेगी, रोड अच्छे देने पड़ेगी, बिजली देनी पड़ेगी, है ना, उनके रोजगार के साधन देने पड़ेंगे, तब जाकर उनको हम इन सब चीजों से निकाल सकते हैं, है ना, कि वो बंदूक ना उठाए। ठीक है, इसके लिए एक इनिशिएटिव है, बेसिकली याद रखिएगा, समाधान स्ट्रेटजी है। तो समाधान मतलब स्मार्ट लीडरशिप, एग्रेसिव स्ट्रेटजी, मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग। ए का मतलब है एक्शनेबल इंटेलिजेंस। डी का मतलब है डैशबोर्ड बेस्ड केपीआई। ठीक है, हरासिंग टेक्नोलॉजी मतलब हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, ये सब यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इन चीजों को ठीक कर सकते हैं। तो इनके लिए एक समाधान टेक्नोलॉजी स्ट्रेटजी भी लाई है। ठीक है, अब बात करेंगे, देखो उस्ताद जाकिर हुसैन की, इनकी दोस्तों डेथ हो गई अभी रिसेंटली। ठीक है, अगर इनके बारे में बात करें तो इनका जन्म 1951 में हुआ था, 9 मार्च को। तबला वादन थे, आपने सबने सुना होगा। ठीक है, इनको पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण मिला था अभी 2023 में ही, है ना। तो पद्म विभूषण मिला 2023 में, ये एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, जो ग्रैमी अवार्ड होते हैं ना, इनको 5 बार मिला था, तो याद रखिएगा ग्रैमी अवार्ड इनको 5 बार मिला है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा कि इनको जो बीमारी हुई थी वो याद रखिएगा, ये हुई थी आइडियोफेटिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस। अब ये फाइब्रोसिस, पल्मोनरी फाइब्रोसिस क्या होता है, ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है। देखो, हमारा एक स्वस्थ लंग जो होता है ना, ये एकदम ऐसे दिखता है। ठीक है, अब इसको पल्मोनरी के इशू हो जाते हैं ना, पल्मोनरी इशू में क्या हो जाता है, पल्मोनरी इशू में दोस्तों ये हो जाता है कि ये जो एरिया देख रहे हो आप यहाँ पे, इसमें एक तरह से कह लो जाले लग जाते हैं। मतलब सपोज करो अगर आपका ये कुछ फंगस या जाला आप समझ लो, कुछ ये एक बॉडी का पार्ट है, इसके बाहर से मैंने एक घेराव कर दिया, है ना। ये क्या होता है कि इसके बाहर आप अंदर से बाहर जाना आना मुश्किल हो जाता है, सेम ऐसे ही होता है। ये हमारे लंग्स के वोकुले बोलते हैं इसको, इसमें छेद होते हैं, राइट। तो होता क्या है कि इसके देखो जाले लग जाते हैं, इसके आसपास पूरे बाहर से जाले लग जाएंगे, पूरा ढक देता है ये पूरा। ये जो आपको पेड़ के तने के जैसा दिख रहा है ना, इसको ये पूरा फाइब्रोसिस में मतलब जाले लगा के क्या करता है, पूरा ढक देता है। जो देखो आपको अगर साइड से देखोगे तो ऐसे दिखेगा, पूरे ये जाले 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 लग गए। अब इसमें से क्या होगा, एयर इधर बाहर नहीं निकल पाता, ना ही बाहर का अंदर एयर आता, अंदर बाहर का एयर अंदर नहीं आ पाता, अंदर का एयर बाहर नहीं जा पाता है। ठीक है, मतलब एक दीवार की तरह काम करने लगता है। मतलब ये जब जाली लग गई, मान लो यहाँ पे आपका ये सब सांस लेने की नलिकाएं थी, अभी एयर इससे अंदर से ना बाहर आ पा रहा है, ना बाहर का एयर अंदर जा पा रहा है, तो आप क्या कर सांस नहीं ले पाओगे। जब ये फाइब्रोसिस होता है, ये क्या होता है, टिश्यूज बहुत कड़े हो जाते हैं, मतलब ये वाले की टिश्यू भी कड़े हो जाएंगे, और ये फाइब्रोसिस जो बनाता है ना, ये इतने कड़े हो जाएंगे कि इसके अंदर से बाहर निकालना हवा को भी मुश्किल हो जाती है। ठीक है, तो आपको देखोगे जो सांस की बीमारियां होती हैं धीरे धीरे, ठीक है, ये वहां पे ले जाता है आपको, है ना, कि दमे की बीमारियां हो जाएंगी आगे चल के, बहुत सारी सिम्टम्स अलग से भी दे सकता है। दूसरा ये होता है कि जिसको फाइब्रोसिस होता है, उस फाइब्रोसिस में क्या रहता है कि जनरली जो उनको होता है, जो लोग सिगरेट पीते हैं, सिगरेट्स ले रहे हो या स्मोक ज़्यादा कर रहे हो, अगर आप नहीं ले रहे हो तो नॉर्मली 50 साल के बाद ही होती है बीमारियां, मतलब 50+ होने के बाद होती है। तो डेली आप एक्सरसाइज अपने लाइफ स्टाइल में रखिए। ठीक है, अच्छा इसके लिए ना अगर लंग्स को मजबूत रखना है तो पंप आता है, उसमें 3 बॉल्स रहते हैं, शायद आपने किसी ने देखा हो तो देखा हो। ठीक है, या तो जो मेडिकल लाइन में काम करते हैं उनको पता होगा। ठीक है, ऐसे पाइप सी बनी रहती है, उसमें 3 बॉल्स रहते हैं, ठीक है, छोटे छोटे 3 बॉल्स रहते हैं, इसमें से एक पाइप लगी रहती है, फूकने के लिए लगा रहता है। जनरली हमें लगता है कि मरीजों के लिए, लेकिन मरीज के अलावा भी आप इसका यूज कर सकते हो अगर तीनों बॉल उठा पा रहे हो, है ना, डेली अगर 10 मिनट करो। ठीक है, इसको सीधा उल्टा करके किया जाता है, आप करो तो आपके लंग्स वैसे भी स्ट्रांग रहेंगे। लंग्स की एक्सरसाइज हम लोग करते ही नहीं, सबसे दिक्कत ये है ना। हम लोग नॉर्मल ब्रीथ करते रहते, लेकिन हम सुबह सुबह उठ के अगर लंग्स की एक्सरसाइज भी करें तो भी एक
अच्छा है, हमारा हेल्दी लंग्स रहे हमेशा। प्लस अगर ये डिवाइस आप ले सकते हो तो हमें लगता है 100, 150, 200 रुपए की आती है, ठीक है। ऑनलाइन देखो तो मिल जाएगा, और ऑफलाइन लोगों को थोड़े महंगे देते हैं लोग, 300, 400 रुपए का देते हैं, है ना। ऑनलाइन तो कई बार सस्ते मिल जाते हैं अगर सेल वगैरह चल रहा हो। ये रख लो, ये घर में अगर कोई ओल्ड है तो उनको भी काम आएगा, आप अपने लिए भी यूज कर सकते हो, है ना, अपने लंग्स को अच्छा रखने के लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे, देखो मालिबू बनागरी हुआ कहाँ पे हुआ, इसके बारे में चर्चा थोड़ी सी करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा कल वाला रह गया आई थिंक, डीआरसी वाला, है ना, ठीक है। तो एक सेकेंड, हाँ, ठीक है। तो एक सांता है ना पवन चलती है, कहाँ पे चलती है, बेसिकली यूएसए की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यूएसए में एक सांता है ना प्लेस है, वहाँ पे हवा चलती है। तो उसमें क्या होता है कि जब ये तेज हवाएं चलती है ना, लैंड से सी की तरफ चलती है ये, तो ये जब तेज चलती है तो इसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे गर्मी की वजह से थोड़ी सी बर्नआउट हुआ और आग लग गई, बहुत तेजी से आग फैला, ये इतनी तेजी से आग फैला कि वहाँ पे लोगों को अपने घर तक छोड़ने पड़ गए, ठीक है। तो ये कहाँ पे प्लेस है ये याद रखना है आपको, ये अमेरिका में एक प्लेस है, ठीक है। सांता एना पवने चलती है। तो सांता एना पवने कहाँ चलती है, आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछेगा तो याद रखिएगा यूएसए, ठीक है। अब ये कहाँ पे आई हैं, तो दो दो पर्वत है, एक तो रॉकी पर्वत है और सियरा नेवादा, ठीक है। तो सियरा नेवादा और रॉकी पर्वत के बीच से ये निकलता है ना। अभी मैप में हम लोग देखेंगे तो आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। इधर रॉकी पर्वत पे पूरा अमेरिका पे ऐसे ऊपर से गया हुआ है, इधर सियरा नेवादा है और इधर माद्रे भी है, सियरा माद्रे और सियरा नेवादा है, ठीक है। तो यहाँ से ये निकल, यहाँ से वो कैसे निकलता है, राइट। तो इधर हाई प्रेशर हो जाता है, इधर लो प्रेशर हो जाता है। लो प्रेशर कब होता है, देखो लो प्रेशर और हाई प्रेशर में थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको, लो प्रेशर और हाई प्रेशर कब होती है ये समझ लो। देखो जब चीजें ठंडी होती हैं, है ना, हवा का जब जब चीजें ठंडी होती हैं तो वो भारी हो जाती हैं, तो भारी हो जाएंगे तो नीचे रहेंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ से गर्म करूँ, मैं यहाँ से आग जला दूँ और यहाँ पे गर्म करूँ, तो धीरे धीरे देखोगे ये पूरा गर्म होकर हवाएं क्या हो जाएंगी, हल्की हो जाएंगी, और हल्की होकर कहाँ ऊपर उठती हैं। तो जब हवाएं ऊपर को जाती हैं तो नीचे क्या हो जाता है, लो प्रेशर, ठीक है। तो याद रखिएगा। और हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ट्रेवल करती हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ट्रेवल करती हैं। तो जब जैसे यहाँ पे ये हाई प्रेशर रहेगा, पहले गर्म होगा तो ये हवाएं ऊपर चली जाएंगी, यहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और हवाएं ऐसे ही चलती हैं, तो ऐसे ही तूफान भी आता है। फिर ये हाई प्रेशर से हवाएं लो प्रेशर की तरफ जाएंगी, फिर ये ऐसे मूव करते 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 बाउंडर बन जाता है, राइट। तो ये आग लगाता है कहाँ पे, आपको याद रखना, रॉकी पर्वत सियरा नेवादा कहाँ पे, यूएसए में है। सांता एना कहाँ पे, यूएसए में है। अब इंडिया में देखो, अगर 2021 की जो आईएसएफआर रिपोर्ट थी 2021 की, उसकी बात करें तो मिजोरम में सबसे ज्यादा आग की घटनाएं होती हैं, ठीक है। 3738 घटनाएं हुई हैं, ठीक है। अभी आगे कैसे लगती हैं उसकी भी हम चर्चा करेंगे अभी, ठीक है। आग कैसे लगती है उसकी भी हम चर्चा करेंगे, है ना। देखो दोस्तों, जो आग लगती है ना, उसके कुछ मल्टीपल कारण होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखो। अब होता क्या है कि कई बार तो नेचुरली आग लग जाती है, मतलब गर्मी का सीजन है, पत्ते गिरे हुए हैं, धीरे धीरे सूर्य की रोशनी इतनी तेज लगती है कि धीरे 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 वो अपने आप जल उठता है, राइट। तो एक तो होता है नेचुरल कारण, अपने आप नेचर के थ्रू हो जाता है। दूसरा होता है कि लोग जानबूझकर कई बार आग लगा देते हैं, है ना। अब वो जानबूझकर आग क्यों लगाई जाती है, मतलब जंगलों में अगर ये सब चीजें जलेंगी नहीं तो फिर से नए पौधे उगेंगे नहीं, ये सब भी सोच के लगा देते हैं। दूसरा ये होता है कि कई बार लोग जानबूझ के आग लगा देते हैं, कि जला देते हैं, ठीक है, कोई भी रीजन होता है। सतह पे आग पकड़ती है तो पत्ती उत्ती में, झाड़ू में लगती है, जो धीमी आग रहती है, लेकिन जब जानबूझ के लगाते हैं तो कई बार ये बढ़ जाता है, तो एक समस्या ये हो जाती है, ठीक है। और दूसरा ये होता है कि जब पेड़ों के ऊपर जो जो पत्ते सूख जाते हैं ना, इतनी धूप पड़ती है, कई बार वो आपस में टकराते 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 वहां भी आग पकड़ता है, तो पेड़ से पेड़, पेड़ से पेड़ बहुत ज्यादा आग हो जाती है, जब भीषण ज्यादा हो जाती है, ठीक है। और उसके अलावा एक कारण होता है कि जो मिट्टी के नीचे कार्बनिक पदार्थ दबे दबे रहते हैं ना, तो वो थोड़ा सा भी टच में आते हैं, कुछ पत्थर वगैरह फिसला रगड़ा घिसा, तो वहां से भी आग लग जाती है। तो ये सारे कारण होते हैं जो वनों में क्या हो जाते हैं कि आग लगने के कारण बन जाते हैं। एक तो टेम्परेचर, सबसे बड़ा टेम्परेचर होता है। एक तो होता है आपने जानबूझ के लगा दिया। दूसरा होगा कि पत्ते पेड़ के थ्रू लग जाते हैं, गर्मियों के मौसम में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, आपस में रगड़ते रगड़ते हो जाते हैं, टहनियां रगड़ते रगड़ते वहां पे आग पकड़ लेते हैं, ठीक है, जो पेड़ पौधे सूख गए होते हैं, राइट। तो अब देखो हम बात कर रहे हैं कहाँ की, ये बात देख लेते हैं। ये है आपका नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में ये पूरा एरिया आपका अमेरिका वाला है, ठीक है। ये है पूरा अमेरिका। देखो ये रॉकी माउंटेन है, तो कई बार आपसे पूछेगा कि रॉकी माउंटेन कहाँ है, आपको लगेगा कि इंडियन नाम है रॉकी, है ना, मूवी भी आई थी रॉकी। तो याद है कि रॉकी माउंटेन जो है वो दोस्तों कनाडा और यूएसए में है, फैला हुआ है। यहीं पे है आपका ये सियरा निवादा, जो माउंटेन में बता रहा था, यहाँ से ऐसे होके ये हवाएं निकलती हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। तो याद रखेंगे। और यहाँ पे सियरा माद्रे भी है, तो ये दो पर्वत याद रखिएगा, सियरा माद्रे, सियरा निवादा और रॉकी माउंटेन, जो एग्जाम पॉइंट से रिप्रेजेंट हो जाता है। देखो यहाँ पे आपको अच्छे से दिख जाएगा, ये है सियरा निवादा, ये है सियरा माद्रे जो मैक्सिको तक फैला हुआ है, और ये आपका आ जाता है
रॉकी माउंटेन, ठीक है। तो इतनी चीज़ याद रखेंगे जो एग्जाम पॉइंट से आपको थोड़ा सा रिलेवेंट है, ठीक है। अब अमेरिका में अगर मैपिंग करूँ तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, बट इतनी आप याद रखिएगा अभी के लिए जो एग्जाम पॉइंट से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। मिसिसिपी मिसौरी रिवर है, याद रखिएगा मिसिसिपी अलग है, मिसौरी अलग है, आगे चल के एक ही मिल जाती है। देखो ये है मिसिसिपी, एक सेकंड मैं पेन ही ले लेता हूँ, है ना। तो देखो आप कई बार शायद पीसीएस में एक बार पूछ चुका है ये, तो हो सकता है आपको पीसीएस में अगर स्टेट एग्जाम में पूछ ले। मिसिसिपी है, मिसौरी है, आगे चल के एक बार मिल जाते हैं एक साथ। मिसिसिपी मिसौरी बन के ये गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिरती है, ठीक है, जो अटलांटिक ओशन का पार्ट है, तो याद रखिएगा, ठीक है। इनका एक फ्लोरिडा आइलैंड है ये, यही से सारे मिसाइल्स वगैरह जो लॉन्च करते हैं ना, तो ये सारा अमेरिका यही से लॉन्च करता है, तो ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे तो जोरावर की। जोरावर क्या है दोस्तों, तो जोरावर एक इंडियन लाइट टैंक है, ये याद रखेंगे, डीआरडीओ और एलएनटी ने मिलकर बनाया है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि जोरावर क्या है, हाल ही में चर्चा में जोरावर क्या है, एक शिप है, एक मिसाइल है, एक टैंक है, ऐसे करके आपसे पूछ लिया जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए एलएनटी और डीआरडीओ ने मिलकर बनाया है जोरावर, एक लाइट कॉम्बैट टैंक है ना। लगभग ये 4200 मीटर से अधिक ऊंचाई पर इसको फायरिंग का टेस्टिंग किया गया है, तो ये याद रखिएगा एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये थोड़ी सी चीजें याद रखेंगे आप, ठीक। इसमें 3 लोग रह सकते हैं एक साथ, तो ये भी याद रखिए 3 लोग रह सकते हैं। और इसकी स्पीड 70 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल सकते हैं। जैसे आप बाइक चलाते हो ना, तो बाइक की स्पीड के लगभग ये चलता है, तो याद रखेंगे एग्जाम पॉइंट से रिलेटेड हो जाता है। अब बात करेंगे चक्रवात चीडो के बारे में। चीडो क्या है, तो बेसिकली चीडो एक चक्रवात आया दोस्तों, ये जो कोमोरोस आइलैंड के में एक इसका छोटा सा एक आइलैंड है कोमोरोस आइलैंड का, जिसका नाम है मायोटी, ठीक है। मायोट भी बोलते हैं, मायोटी भी बोलते हैं। तो मायोट में आया ये, ठीक है, मायोट, है ना। तो याद रखिएगा मायोट ये यहाँ पे है, राइट। तो मायोट में आया, कोमोरोस का आइलैंड का है प्लेस, ठीक है। पहले फ्रांस, बेसिकली ये सब ना जब अंग्रेजों के टाइम पे, याद है जब हमारे देश में आए 16वीं 17वीं शताब्दी पे, तब से इस पे फ्रांस वगैरह ने कब्जा वब्जा कर रखा था, ठीक है। अभी है कि नहीं मुझे डिटेल में इसका अभी तो पता नहीं, बट पहले फ्रांस का कब्जा था इस पे, ठीक है, तो याद रखिएगा। बट वो एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट नहीं है। पूछेगा आपसे क्या, कि हाल ही में आया चक्रवात चीडो कहाँ पे आया, तो याद रखिए मायोट में आया था, याद रखिएगा। ये मेडागास्कर और मोजाम्बिक के बीच में आ जाता है लगभग यहाँ पे, है ना। तो याद रखिएगा, देखो इधर मोजाम्बिक आ जाता है, इधर मेडागास्कर आ जाता है, तो इसके बीच में आ जाता है, ठीक है। तो मायोटी यही पे है, कोमोरोस आइलैंड, तो ये याद रखेंगे कोमोरोस आइलैंड कहाँ पे, याद रखिएगा। ये एग्जाम पॉइंट से आपके लिए रिलेवेंट हो जाता है, जो चक्रवात चीडो यहाँ पे आया था, ठीक है। आप मोल्डोवा की चर्चा करेंगे। चर्चा इसलिए हो रही है दोस्तों कि हाल ही में क्या हुआ कि मतलब ग्रेटिट्यूड दिया है इंडिया ने मोल्डोवा को, क्यों, क्योंकि जब फरवरी 2022 में यूक्रेन और रसिया का युद्ध स्टार्ट हुआ, तो उस समय क्या हुआ कि लगभग 20,000 के आसपास इंडियन लोग थे, इंडियन नेशनल्स थे, जो भाग के कहाँ पे आए, इधर इस साइड पे आए। तो मोल्डोवा गवर्नमेंट ने इनको शरण दी और इंडिया को बोला कि ठीक है आप अपना आराम से ले जाइए, हमारे यहाँ मैं इनको रख लेता हूँ, आप यहाँ से इनको ले जाइए, ठीक है। तो इंडिया ने क्या ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन गंगा चलाया था, किसके लिए, जब यूक्रेन से युद्ध चल रहा था रसिया का, तब के लिए, ठीक है। तो अभी ग्रेटिट्यूड थैंक्स बोला है, ठीक है। तो आपके एग्जाम पॉइंट से क्या इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, मोल्डोवा एक तो याद रखेंगे कहाँ पे है, यूक्रेन और रोमानिया से इसका बॉर्डर लगता है, ये याद रखेंगे। दूसरा, ब्लैक सी में इसका बॉर्डर तो नहीं लगता है, बट ब्लैक सी के पास में है, तो वो देखेंगे। इसमें दो रिवर है जो इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। ये आपसे पूछ रहा है, एक नाइस्टर रिवर है, अगर वैसे पढ़ोगे तो डी नाइस्टर बोल देंगे, ठीक है। तो नाइस्टर रिवर जो सबसे बड़ी रिवर है, और प्रूट है यहाँ पे, प्रूट रिवर है, ठीक है। तो ये रहा आपका नाइस्टर रिवर, ये पूरा ऐसे है, बड़ी रिवर ये है कि यहाँ पे आता है प्रूत करके, ठीक है। ये किधर है, ये रहा, ये प्रूत रिवर है, यहाँ से आती है। तो ये रोमानिया के साथ बॉर्डर भी शेयर करता है, तो आपसे प्रूत रिवर कई बार पूछ लेता है कि प्रूत रिवर किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, रोमानिया के साथ करता है। और ये दो मेजर रिवर याद रखिएगा। और इनके दो माउंटेन या हिल्स याद रखिएगा, एक तो कोडरू और एक आपका बाल्टी। तो ये थोड़ा सा याद रखिए, एग्जाम पॉइंट से आपके लिए रिलेवेंट है, ठीक है। अब देखो इतनी चीजें आपको पढ़ के रखनी है। देखो यूरोप में कुछ ना कुछ घटना घट रही है, तो जितनी यूरोप में हो रही है आपको प्लीज पढ़ के रखना है, ठीक है। एग्जाम्पल से रिलेवेंट हो जाता है। अभी क्या हुआ, रसिया का एक ऑयल टैंकर था, ठीक है, बोग्नो नेफ्ट 212, ये इसके लिए इसका ऑयल स्प्लिट हो गया, मतलब ऑयल फैल गया। जो आपका कर्च स्टेट है वहां पे, ठीक है। तो कर्च स्टेट है कहाँ पे, देखो ये है कर्च स्टेट, ये वाला एरिया को स्टेट बोलते हैं हम लोग। तो सी ऑफ एजोब और ब्लैक सी के बीच में है कर्च स्टेट। इधर आपका रसिया जाता है, इधर यूक्रेन आ जाता है, तो रसिया और यूक्रेन के बीच में आता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा चर्चा में, क्रीमिया जब कब्जा कर लिया है अभी, अगर मैं ऐसे बात करूँ तो क्रीमिया को कब्जा रखा है रसिया ने, है ना। तो ये भी थोड़ा सा है, तो ये कंट्रोवर्शियल है थोड़ा सा, तो उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। हाँ,
जान के रखेंगे। अब देखो सी ऑफ एजोब के बारे में मैंने बताया था कि आपको पढ़ के रखना है। ब्लैक सी के बारे में बताया था, जब मैं कैस्पियन सागर और एरल सी के बारे में बता रहा था, तो मैंने बताया था कि एरल सी, कैस्पियन सागर, सी ऑफ एजोब, ब्लैक सी, और उसके बाद अगर पढ़ना होगा तो मेडिटेरियन सी। ये आपको जस्ट पढ़ के रखना है। इसकी कंट्री कौन कौन से पास पास के लगते हैं वो आपको पढ़ के रखना है, एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है। तो सी ऑफ एजोब से याद रखेंगे यूरोप का, आपका रसिया लगता है, यूरोप वाला पार्ट जो है रसिया का वो लगता है, और इधर आपका यूक्रेन का बॉर्डर लगता है। ठीक है, इतनी चीज याद रखेंगे। चलो अब मैं आपको ब्लैक सी भी दिखा देता हूँ, तो वो भी थोड़ा सा याद रखेंगे। तो ये है आपका सी ऑफ एजोब, यहाँ पे आप कच स्ट्रेट है ना, अभी आपको थोड़ा और क्लियर हो रहा होगा, ये रहा। ठीक है, यहाँ पे कच स्ट्रेट है, ये आप सी ऑफ एजोब, ये ब्लैक सी। राइट, यूक्रेन से बॉर्डर लगता है, इधर से आपका रसिया से बॉर्डर लगता है, जॉर्जिया से लगता है, टर्की से लगता है, बुल्गारिया से लगता है, रोमानिया से लगता है। तो ये याद रखेंगे आपको, जैसे भी ये निमोनिक्स बना के आप याद रख सकते हो। ठीक है, आप उसको याद रखिएगा। कई लोगों ने बोला था आईटी के कुछ ऐसे बना के मैंने को बताया था। ठीक है, तो आप कुछ भी याद रख सकते हो, है ना। आपको नाम याद रखने की, जैसे आप अगर मेरे को ऐसे याद रखना, मैं ऐसे ही याद कर लूँ, राहुल गांधी, तुर्की, है ना, बुल्गारिया, रोमानिया गए, यूक्रेन गए, ऐसे कुछ भी बता दो आप, जो भी आपको याद रह जाए, है ना। ठीक है, एक सीक्वेंस से आप पढ़ पढ़ के याद रख लो, सबसे बढ़िया तो वो रहता है। तो टोटल 6 स्टेट हैं या 6 देश है जिसको आपको याद करना है। तो रसिया, जॉर्जिया, टर्की, ठीक है, बुल्गारिया, रोमानिया और यूक्रेन, इतना याद रखेंगे जो एग्जाम पढ़ने से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कैस्पियन सागर मैंने आपको बताया था तारीख के नाम से याद रखने के लिए, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, है ना, रसिया, ठीक है, उसके बाद ईरान और कजाकिस्तान। ठीक है, याद रखेंगे। और सी आर एल सी का मैंने बताया था, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान से बॉर्डर लगता है, आधा ऊपर आधा नीचे, है ना। इसमें सीरिया मादे और सी आमू दरिया दो मेजर रिवर है, आपको ये भी याद रखना था। ठीक है, चलो तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं। जिन्होंने ऐप डाउनलोड नहीं किया आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना रखते हैं, आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।